समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। साथियों नमस्कार, मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय लेकर। विषय है श्रम संहिता का भवन निर्माण मजदूरों के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। साथियों, आज रोजगार का सबसे अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला जो सेक्टर है वह है भवन निर्माण। इस विषय पर हमारे साथी सुखरंजन नंदी आपके सामने विचार रखेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हमने कल एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें श्रम संहिता का जो प्रभाव है वो प्लेसमेंट कर्मचारी और ठेका मजदूरों में क्या होने वाला है उसके ऊपर था। वो आज हम लोग जिस विषय पे अपना बातों को केंद्रित करेंगे वो ये है कि जो निर्माण मजदूर है, भवन निर्माण के साथ जुड़े हुए जितने निर्माण मजदूर है, ये जो श्रम संहिता जो हमारे देश के अंदर 1 अप्रैल से लागू हुआ है, उस श्रम संहिता का क्या प्रभाव इन मजदूरों में पड़ने वाला है। एक तो ये है कि भवन निर्माण का मतलब सिर्फ राजमिस्त्री, रेजा या कुली का मतलब नहीं है। भवन निर्माण मजदूर के साथ आपके वो सभी मजदूर आ जाते हैं जो भवनों के निर्माण के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपके बिजली फिटिंग के जो काम करते हैं, जो प्लम्बर के काम करते हैं, जो टाइल्स लगाते हैं, जो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, ये सभी लोग, और जो सड़क बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, ये सभी लोग निर्माण मजदूर के श्रेणी में आते हैं। और इनको हमारे देश के अंदर जो आपके भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल जो गठन किया गया है, उस कल्याण मंडल के जितने भी योजना है उन योजनाओं के लाभ इनको मिलते हैं। ये जो योजनाओं के लाभ जो श्रमिकों को मिलते हैं उसमें हम ये जानते हैं कि जो मकान बनाता है या जो ठेकेदार ठेका लेता है मकान बनाने के लिए, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं या सड़क बनता है या पुलिया बनाने के लिए जो ठेकेदार ठेका लेता है, उसके जो है उसके 2.5% शेष उपकर जो है वो भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के पास जमा होता है। और वो जो पैसा जमा होता है उस पैसे से ही मजदूरों को, रेजा कुली जितने भी लोग हैं, मतलब निर्माण मजदूरों के जो योजना है उन योजनाओं के लाभ उस पैसे से ही दिया जाता है। ये जो श्रम संहिता आया है, तमाम ट्रेड यूनियनों ने ये मांग करते रहे कि भवन निर्माण के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके अनुभव है, जो इसकी भवन के आपके मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसे विशिष्ट लोगों को लेके कमेटी बनाना चाहिए और भवन निर्माण में कितना पैसा लागत लग रहा है उसका आकलन करना चाहिए। और जब ये आकलन वो विशिष्ट लोग करेंगे, विशेषज्ञ लोग करेंगे, तब उसका आकलन सही होगा। और जब उसका आकलन सही होगा तो उसका जो पैसा जो कल्याण मंडल में जमा होना है वो पैसा भी सही जमा होगा। ट्रेड यूनियनों के तमाम इन मांगों को सरकार ने दरकिनार कर दिया है और सरकार ने साफ साफ बोला है कि मालिक या ठेकेदार जो राशि निश्चित करेंगे या तय करके जो बताएंगे वही राशि के ऊपर शेष लगेगा और वही राशि उनसे लिया जाएगा, उपकर का वही राशि उनसे लिया जाएगा। तो इसका साफ मतलब है कि अगर मान लीजिए कहीं पे 20 लाख के मकान बन रहे हैं, अगर जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसका आकलन सही कर पाते हैं, कमेटी बनता। लेकिन जब सरकार ने ये कमेटी को बनाने की जो मांग थी ट्रेड यूनियन की, उस मांग को नकार दिया है। और वही 20 लाख के मकान अब जब बनाएंगे तो ठेकेदार उसकी कीमत 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख या कम करके वो भरेंगे। और जब वो कम करके भरेंगे, आकलन जब वो कम करेंगे, मूल्यांकन जब वो कम करके भरेंगे सरकार के पास,
तो इसका मतलब है कि उससे जो उपकर सरकार को या मंडल को मिलना चाहिए वो राशि में भी कटौती हो जाएगा। और जब वो राशि में कटौती होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रमिकों को जो योजनाओं के लाभ मिलना चाहिए उस योजनाओं के लाभों में भी कटौती होना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर जो एक सामाजिक कल्याण, जो संहिता में सामाजिक कल्याण के जो प्रावधान है, दूसरे नंबर संहिता है जिसमें कहा गया कि श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के बारे में बातचीत किया गया। तो ये जो भवन निर्माण मजदूरों के ये जो सामाजिक कल्याण के लिए ये जो योजनाएं थे, इन योजनाओं में सरकार ने जो है खर्च करने में पूरी तरीके से कटौती होगी, ये स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि ये जो कल्याण मंडल के जो पैसे हैं, भवन निर्माण कल्याण मंडल के पास जो पैसे हैं, इस पैसे का सही उपयोग मजदूरों के हितों के लिए नहीं हो रहा या मजदूरों के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। जो योजना सरकार ने मजदूरों के लिए बनाया है उस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हम और आप देख रहे हैं कि ये पैसा सरकार अपने तस्वीर लगा के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के तस्वीर लगा के प्रचार करने में भारी भरकम पैसा खर्च किया जा रहा है। तो जब सरकार अपने प्रचार के लिए मंडल के पैसा खर्च करेंगे तो इसका मतलब है ये जो पैसा मजदूर के योजनाओं के लिए, कल्याणकारी लाभों के लिए जो पैसा देना चाहिए उसमें स्वाभाविक रूप से कटौती होना है। अभी जो सीएजी का रिपोर्ट आया है, ये कल्याण मंडलों के बारे में पूरे देश के अंदर जो सीएजी का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में इस पैसे का किस तरीके से अफरा तफरी हुआ है वो सीएजी के रिपोर्ट में बताता है कि बहुत जगह पे, बहुत सारे राज्य में कल्याण मंडल के पैसे से लैपटॉप और वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने के वॉशिंग मशीन की भी खरीदी हुई है, जबकि किसी भी आपके मजदूरों के किसी भी योजनाओं में लैपटॉप और वॉशिंग मशीन वितरण करने की कोई योजना सरकार की नहीं है। लेकिन कल्याण मंडल के पैसे से आपके वॉशिंग मशीन खरीदी की गई है और आपके लैपटॉप खरीदी की गई। तो मतलब किस तरीके से मजदूरों के पैसा की चोरी हुई है, इसको साफ साफ हम बोल सकते हैं मजदूरों की पैसा की चोरी होना। क्योंकि जो पैसा जिस मद में खर्च करना है वो पैसा अगर उस मद में खर्च नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि मजदूरों के जो फंड थे, कल्याण मंडल के जो फंड थे, उस फंड में चोरी किया है ये सरकार ने। हम और आप ये भी जानते हैं कि ये जो निर्माण मजदूर हैं ये सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर भी होते हैं। ये अलग अलग राज्यों में जाकर निर्माण कार्य करते हैं। हमारे देश के अंदर 1979 में अंतरराज्य प्रवासी मजदूर बोल के नियम बना हुआ था और उस नियम के मुताबिक ये था कि किसी भी संस्था में 5 लोग प्रवासी मजदूर अब नियोग कर सकते हैं। लेकिन अब उस कानून में तब्दीली कर दिया गया और बोला गया कि अब जो है 10 लोगों को आप प्रवासी मजदूर रख सकते हैं और किसी भी संस्था में किसी भी जगह पे आप 10 लोगों को प्रवासी मजदूर रख सकते हैं। और पहले जो प्रवासी कानून पहले जो था 1979 में जो कानून बना था उसमें यह था कि जो प्रवासी मजदूर जो सप्लाई करेंगे, आमतौर पे जो लेबर सप्लायर होते हैं वो प्रवासी मजदूरों को कारखाने में या किसी संस्था में सप्लाई करते हैं। तो उसमें यह नियम था कि जो ठेकेदार प्रवासी मजदूर को सप्लाई करेंगे यानी काम पे लगाएंगे और जिसके यहाँ पे प्रवासी मजदूर को काम पे लगाया जाएगा, ये दोनों ही मजदूरों की डिटेल विस्तारित जानकारी अपने ऑफिस में रखेंगे और संबंधित विभाग को, श्रम विभाग को जमा करेंगे। ये नियम था 1979 के जो कानून था प्रवासी मजदूरों का, उसमें यह नियम था कि जो ठेकेदार होंगे मजदूर सप्लाई करने का और जो जिसके यहाँ वो काम पे रखेंगे, ये दोनों मजदूरों के फोटो के साथ पूरा डिटेल जानकारी, मजदूर कहाँ से लाया गया, कहाँ से आया, क्या काम कर रहे हैं, कितने मजदूर, इसकी विस्तारित जानकारी रिकॉर्ड वो रखेंगे और श्रम विभाग में वो जमा करेंगे। लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि कोरोना महामारी के समय जब पूरे प्रवासी मजदूर पैदल चल चल के अपने गांव वापस आ रहे थे, तब सरकार ने बेशर्म तरीके से ये बात कहा कि उनके पास प्रवासी मजदूरों की कोई सूची ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उस कानून
जो नियम बना था 1979 में, उस नियम का कहीं पे भी कोई पालन नहीं हुआ था। अब सरकार ने उस नियम को खत्म कर दिया। अब उन्होंने कहा प्रवासी मजदूरों की रिकॉर्ड रखने की या आपका कोई लिस्ट रखने की या श्रम विभाग में उसको जमा करने की कोई आवश्यकता ना ठेकेदार को है ना मालिक को है जिसके वो प्रवासी मजदूर काम करेंगे। तो कुल मिला के बात क्या हुआ कि जो निर्माण मजदूर है जिनको, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो निर्माण मजदूर है ये सब ठेकेदारी के अंडर में काम करते हैं, इनका ना ही तो प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि का कोई पैसा कटता है, ना ही ईएसआई का कोई पैसा कटता है, ना ही आपके पेंशन की कोई योजना है। और इसीलिए पूरे देश के अंदर जो निर्माण मजदूर थे उनकी लड़ाई के बाद ये कल्याण मंडल का गठन हुआ है। कल्याण मंडल के गठन होने के बाद मजदूरों को 2008 के बाद ये सब योजनाओं के लाभ मिलने लगे, जिसमें पेंशन भी, इसके एक अलग वीडियो हमने बनाए थे कि क्या क्या योजना भवन निर्माण मजदूरों को मिलते हैं, उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि ये जो योजनाएं सरकार मजदूरों ने हासिल की हैं, अब इन योजनाओं को खत्म करने के लिए सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, क्योंकि अब सरकार ने ये बता दिया है कि मालिक जो अपने मकान का मूल्यांकन करके जो भरेंगे फॉर्म में, उसी के आधार पे उपकर देना पड़ेगा। और जो प्रवासी मजदूर जो ज्यादा संख्या में निर्माण काम में लगे होते हैं, दूसरे दूसरे राज्य में जाते हैं, छत्तीसगढ़ से भारी तादाद में निर्माण मजदूरों का पलायन होता है, हम और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं। अब वो जो निर्माण मजदूर दूसरे राज्य में जाएंगे, उस दूसरे राज्य में उनकी कोई सुविधा उनको मिलना नहीं है। ट्रेड यूनियनों ने ये मांग किया था कि क्योंकि मजदूर दूसरे दूसरे राज्य में जाते हैं, काम करते हैं, इसलिए ये जो बोर्ड के, ये जो मंडल के फंड है, इस फंड को भी जिस जिस राज्य में मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, जिस जिस राज्य से, उस अलग अलग राज्य में भी इस फंड का फंड भेजना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियन ने ये मांग किया था कि छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर में मजदूर जाते हैं भवन बनाने के लिए। अब जो भवन बनाने के लिए मजदूर जम्मू कश्मीर जाएगा छत्तीसगढ़ से, उसको छत्तीसगढ़ के मंडल का लाभ मिलना नहीं है, तो उसको मिलेगा जम्मू कश्मीर से लाभ। तो इसलिए ट्रेड यूनियन ने बोला था ये जो फंड है छत्तीसगढ़ में मंडल के पास जो फंड है, ये फंड जितने मजदूर आपके जम्मू कश्मीर में है, उन मजदूरों को उसका लाभ देने के लिए इस फंड का उतना ही अनुपात में पैसा जम्मू कश्मीर के कल्याण बोर्ड में भेजना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बात को सुनने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, जिस राज्य का कल्याण मंडल है उसी राज्य के मजदूरों के लिए काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि निर्माण मजदूर जो दूसरे जगह में काम करने के लिए जाएंगे, उनको कल्याण मंडल कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कल्याण मंडल के लाभ से वो पूरी तरीके से हो जाएंगे। आखिरी जो बात है वो ये है कि ये मजदूरों के लिए ये जो ट्रेड यूनियन है, अभी तक हम ये जानते हैं पूरे देश के पैमाने पे मजदूरों को अपने अधिकार ट्रेड यूनियन बनाकर संगठित रूप से संघर्ष करके ही अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्रम संहिता है, ये श्रम संहिता में ट्रेड यूनियन बनाने के जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसको तो कम कठिन बनाया गया है, साथ में ट्रेड यूनियन के जो नियम है उस नियम को भी और ज्यादा सख्ती बढ़ता गया है, ताकि मजदूरों के ऊपर दबाव बनाया जा सके और मजदूरों के ट्रेड यूनियन बनाने का जो उनकी जो अधिकार है उस अधिकार का हनन किया जा सके। अभी ट्रेड यूनियन बनाने के लिए जो श्रम संहिता में नियम बनाए वो ये है कि जितने मजदूर किसी उद्योग में काम करते हैं उसमें से या तो 10% मजदूर या 100, इनमें से जो भी कम है, अगर वो मजदूर आपके यूनियन, अगर आपके मेंबर है तो आप यूनियन बना सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो असंगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन बनेंगे, उस ट्रेड यूनियन में जो पदाधिकारी होंगे, आमतौर पे बाहरी लोग ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग यूनियन से काम करने वाले जो आपके ट्रेड यूनियन में पेशेवर लोग हैं, वो लोग को हम आमतौर पे वो पदाधिकारी चुने जाते हैं ताकि ट्रेड यूनियन में नए नए जो साथी आ रहे हैं उनको वो शिक्षित कर सके, उनको वो गाइड कर सके।
तो जो बाहरी लोग हैं, जो उस विभाग से संबंधित नहीं है, ऐसे बाहरी लोग भी ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी के पद में रह सकते थे। लेकिन अभी सरकार ने जो श्रम संहिता लाया है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, जो असंगठित क्षेत्र है उस असंगठित क्षेत्र में अगर आप यूनियन बनाएंगे तो उस यूनियन में जो पदाधिकारी आपके होंगे, कुल जो पदाधिकारी होंगे उसके सिर्फ 50% पदाधिकारी ही बाहर के लोग हो सकते हैं, जो उस उद्योग या उस विभाग में काम नहीं करते हैं। यानी अगर आप अगर ट्रेड यूनियन बना रहे हैं और आपके ट्रेड यूनियन में जो पदाधिकारी है उनके संख्या अगर 10 है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ 5 लोगों को ही ट्रेड यूनियन के बाहर के लोगों को अपने ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी आप चुन सकते हैं। दूसरा जो संगठित क्षेत्र है उसके लिए तो और कठिन है, उनके लिए कहा गया है कि 5 लोग आपके जो ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी होंगे उन पदाधिकारियों में से सिर्फ 5 लोग आप जो है अपने ट्रेड यूनियन के बाहरी लोगों को आप रख सकते हैं पदाधिकारी के रूप में। हम और आप ये जानते हैं कि जब मजदूर ट्रेड यूनियन गठन करता है अपने विभाग में, जो उस विभाग में काम करता है या उस क्षेत्र में जब वो काम करता है, जब वो ट्रेड यूनियन बनाता है और जब ट्रेड यूनियन बना के अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करता है, तब मालिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उनको आतंकित करते हैं, उनको काम से निकालने के धमकी देते हैं ताकि मजदूर डर जाए और मजदूर अपने ट्रेड यूनियन के जो लड़ाई है उस लड़ाई को छोड़ दे। इस तरीके से मालिक डराते हैं ट्रेड यूनियन के मजदूरों को। और इसीलिए बाहर के जो लोग होते हैं जो ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी बनते हैं, क्योंकि उनको डराया नहीं जा सकता है, उनको धमकाया नहीं जा सकता है, उनको नौकरी से निकालने की कोई धमकी मालिक नहीं दे सकता है, इसलिए जो बाहरी लोग होते हैं वो ट्रेड यूनियन को जिंदा रखते हैं, ट्रेड यूनियन लड़ाई को मजबूत करते हैं। और मालिक इसीलिए बाहरी लोगों को निकालना चाहता है ताकि बाहरी लोग अगर निकल जाएंगे, उसी कंपनी के अपने ही कंपनी के मजदूर ही अगर उस ट्रेड यूनियन को बनाएंगे तो मालिक उस मजदूरों को डरा के, धमका के, आतंकित करके उस ट्रेड यूनियन को खत्म करने का काम भी कर सकता है। तो ये जो ट्रेड यूनियन की बनाने का जो लक्ष्य है या जो ट्रेड यूनियन बनाने के पीछे उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी मजदूर सरकार खत्म कर देना चाहती है। सरकार चाहती है कि मजदूर ट्रेड यूनियन में संगठित ना हो, क्योंकि मालिक को मालूम है, सरकार को मालूम है कि अगर मजदूर ट्रेड यूनियन में संगठित होंगे, मजदूरों के ट्रेड यूनियन में अगर बाहर के पेशेवर लोग रहेंगे तो वो ट्रेड यूनियन जिंदा रहेगा, वो ट्रेड यूनियन के आंदोलन मजबूत होंगे। इसीलिए मालिक चाहता है कि बाहरी लोग ट्रेड यूनियन में ना रहे, सिर्फ अपने विभाग के लोग ही रहे, ताकि उनको कभी भी मालिक डरा सकता है, कभी भी धमका सकता है और कभी भी उनको काम से निकालने के डरा के ट्रेड यूनियन को खत्म कर सकता है। अब सवाल यह है कि हमारे जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो ये चाहती है कि किसी भी कीमत पे हमारे देश के अंदर जो मजदूर संगठन है, जो ट्रेड यूनियन है, वो किसी भी कीमत में उस जगह पे ना पहुंच सके जहां पे वो मालिकों को नुकसान पहुंचाए। मालिकों को नुकसान पहुंचाए मतलब मालिकों के मुनाफा को बढ़ाने से रोक सके, यानी मालिक की जो शोषण है, मालिक की जो लूट है, उस लूट को रोक सके। यह काम ट्रेड यूनियन ना कर पाए, इसलिए मोदी सरकार ये श्रम संहिता को लाया है ताकि ये श्रम संहिता के माध्यम से वो मालिकों की रक्षा कर सके, मालिकों की हिफाजत कर सके। इसीलिए ये श्रम संहिता जो है वो हमारे देश के जो भवन निर्माण के मजदूर है वो भवन निर्माण मजदूरों के पक्ष में नहीं है, और जो भवन निर्माण जो ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, इस ठेकेदार श्रम संहिता में ठेका मजदूरों के साथ किस तरीके से अन्याय किया, इस बारे में हम लोगों ने एक वीडियो कल जारी किया, आप उसको भी देख सकते हैं। आखिरी में जो बात कहना है वो ये है कि आमतौर पर मजदूरों के बीच में यह प्रचार किया जाता है कि मजदूरों को राजनीति नहीं करना चाहिए, और ये जो राजनीति है, ये राजनीति मजदूरों को करने से मजदूरों को नुकसान है, ये एक प्रचार हमारे समाज में फैलाया जा रहा है। और इस प्रचार से
हमारे मजदूर भी प्रभावित है। मजदूर भी यही कहते हैं कि मजदूरों को मेहनत करना चाहिए, मजदूरों को अपना राजनीति नहीं करना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि मजदूर अगर राजनीति नहीं करेगा तो फिर राजनीति क्या हमारे देश के पूंजीपति लोग करेंगे? तो क्या हमारे देश के जो सरकार है वो सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाएंगे? ये जो श्रम संहिता बना है, ये श्रम संहिता हमारे देश के सरकार ने बनाया है, और सरकार एक राजनीतिक पार्टी की सरकार है, और हम और आप सरकार चुनते हैं। मजदूर सरकार चुनता है, सब मजदूरों को ये अधिकार है सरकार चुनने का। तो सवाल है, मजदूर अगर राजनीति नहीं करेगा तो फिर किसको वो सरकार चुने, किसके वो वोट देगा, वो किस पार्टी की सरकार चुनेगा? तो जो लोग ये बोलते हैं कि राजनीति मजदूरों को नहीं करना चाहिए, मजदूरों को मेहनत करना चाहिए, मजदूरों को अपना परिवार पालना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत किए तो मजदूर का पेट चलेगा नहीं, मजदूर का परिवार चलेगा नहीं, ये जो तर्क है ये तर्क मजदूरों का नहीं है, ये तर्क मालिकों का है, ये तर्क मालिकों के दलालों का है। अरे ये जो श्रम संहिता आया है, जिस श्रम संहिता में मजदूरों की, आप लोगों के जो सामाजिक कल्याण की योजना है उन योजनाओं में कटौती किया जा रहा है। ये जो श्रम संहिता, ये श्रम संहिता में आपके मजदूरी के रेटों में कटौती किए जा रहे हैं, और आपको सिखाया जा रहा है कि आप राजनीति मत करो, आप चुपचाप काम करो। किसके लिए काम करोगे आप? क्या मालिक के लिए काम करेंगे? क्या मजदूर के लिए काम करेंगे? अपने परिवार के लिए काम करेंगे कि मालिक के मुनाफा के लिए काम करेंगे आप? तो ये जो प्रचार हमारे मजदूरों के दिमाग में ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है कि मजदूरों को राजनीति नहीं करना चाहिए, ये दरअसल हमारे देश के मालिकों का प्रचार है, हमारे दुश्मनों का प्रचार है, और उस दुश्मनों के प्रचार में हम प्रभावित हो रहे हैं। और हम अगर अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम अगर राजनीति नहीं करेंगे, हम अगर राजनीति नहीं समझेंगे, तो राजनीति क्या सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी करेंगे? कहां से आ जाता है अंबानी अपने बेटे के शादी में जो अरबों रुपए खर्च करता है, वो पैसा क्या उसके पुश्तैनी पैसा है? वो पैसा मजदूरों का शोषण किया हुआ पैसा है, वो पैसा मजदूरों को लूट के, जनता को लूट के कमाया हुआ पैसा है। जो पैसा वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है, आपसे कमाया है, आपके पैसा है वो, और आपको बताया जा रहा है कि आप पैसा मत, आप राजनीति मत करो। तो ये जो प्रचार है, ये प्रचार हमारे देश के शासक शोषक वर्ग का प्रचार है। हम अगर राजनीति नहीं करेंगे तो हम हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर चलाएंगे? कहां से हम अपने बाल बच्चे पालेंगे? कहां से हम अपने परिवार पालेंगे? महंगाई बढ़ेगा, आपके मजदूरी नहीं बढ़ेगा, और आप बोलोगे हम राजनीति नहीं करेंगे, हम यही सरकार को वोट देंगे, राजनीति हम समझेंगे नहीं, तो उनके तो मजे ही मजे हैं, आपको लूटते रहेंगे, आप लुटवाते रहिए, और आप बोलो हम तो राजनीति करेंगे नहीं, हम तो मजदूर है, मजदूर को राजनीति करना नहीं चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, ये बातें भ्रमित करने वाली बातें हैं। ये बातें, अगर आप राजनीति नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपकी जिंदगी तो खराब हो रहा है, आपकी जिंदगी तो तबाह हो गया, पूरा जीवन तो मकान, दूसरे के मकान बनाने में लगा दिए हो, आपके घर में मकान नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हो, दूसरे के मकान बनाने में पूरी जिंदगी आप बिता दिए हो। जरा सोचिए, ये सोचने की बात है, क्यों नहीं है आपके पास मकान? जिसके मकान आप बना रहे हो, लेकिन आपके पास खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो ये जो एक बातें हैं हमारे समाज में जो फैलाया गया है कि आप इस जन्म में अच्छा काम करोगे तो अगले जन्म में आपको इसका लाभ मिलेगा। अरे जो लोग इस जन्म में मजदूरों को लूट रहे हैं, वो तो इसी जन्म में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, महंगी कारों में घूम रहे हैं, मजदूरों को लूट के, जो पाप का काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं आपके पैसे का, वो मजे करेंगे, आप लुटवाओगे, और आपको बताया जाएगा कि इस जन्म में आप मेहनत करो, इस जन्म में आप काम करो, अगले जन्म में आपको स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में आपकी जिंदगी बेहतर होगा। तो ये सब जो है हमें और आपको भ्रमित करने के लिए, हमें और आपको गुमराह करने की बातें हैं। अरे जो बोलते हैं ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, उसी से पूछ लो ना, जगत अगर मिथ्या है तो इतना कमा क्यों रहे हैं वो लोग? टीवी में बैठ के प्रवचन करने वाले लोग करोड़ों लाखों रुपए काहे वसूल कर रहे हैं? अगर जगत मिथ्या है तो, अगर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है,
तो टीवी में बैठ के जो प्रवचन करने वाले लोग लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए ले रहे हैं। जो कांकेर में बाबा आए थे शुक्ला जी प्रचार करने के लिए, शिव पुराण, वो कितने लाख लेके चले गए। रायपुर में भिलाई में आए थे, कितने लाख लेके चले गए। और आपको सिखाएंगे आप कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, और आप उसी बात पे बैठे हो कि अगले जन्म आपका सुधर जाएगा। तो ये सब जन्म बनम आपका नहीं सुधरने वाला है, आपकी जीवन और गर्त में जाने वाला है। आपकी अगर उनकी बात आप सुनोगे, क्योंकि उनकी जो बात है वो बात उन मालिकों की बात है, उनकी बात मालिकों की रक्षा करने की बात है, उनकी बात मजदूरों की रक्षा करने की बात नहीं है, मजदूरों को और ज्यादा लूटने की बात है। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि हम मजदूरों को राजनीति नहीं करना चाहिए, ये उनको उन मजदूरों को समझना चाहिए कि राजनीति अगर आप नहीं करोगे तो चुनाव में आप क्या जो प्रलोभन देगा उसको वोट दोगे। 5 साल तक जो लोग आपको बर्बाद करेगा और चुनाव में 15 दिन आपको प्रलोभन देगा, क्या उनको वोट देकर फिर 5 साल लुटवाने के लिए तैयार रहोगे। तो हम राजमिस्त्री मजदूर रेजाकुल एकता यूनियन के तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों को राजनीति समझना चाहिए, सिर्फ समझना ही नहीं, राजनीति करना भी चाहिए। मजदूरों की राजनीतिक पार्टी में मजदूरों की राजनीति करना चाहिए। और ये आप लोग तलाशिए कि हमारे देश के अंदर मजदूरों की राजनीतिक पार्टी कौन सी है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो मजदूरों के लिए लड़ती है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो मजदूरों की आवाज उठाती है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो मजदूरों के साथ अन्याय होते साथ ही सबसे पहले कतार में खड़ी होती है। यह आप लोगों को देखना है समाज के अंदर। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि हम मजदूर राजनीति नहीं करना चाहिए, वो मालिकों के साथ खड़ा है, जाने अनजाने में। हम ये नहीं बोलेंगे वो जानबूझ के खड़ा है, अनजाने में वो मालिकों के साथ खड़ा है, मालिकों की सोच के साथ वो खड़ा है। तो इसीलिए ये जो श्रम संहिता है, इस श्रम संहिता के खिलाफ हमें मजदूरों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और पूरे देश के पैमाने पे 20 मई को पूरे देश के पैमाने पे हड़ताल करने का आह्वान किया पूरे मजदूरों ने। हमें भी राजमिस्त्री निर्माण मजदूर संघ जितने भी मजदूर हैं उनको भी 20 तारीख के हड़ताल में शामिल होना चाहिए। आखिरी में जो बात हम कहना चाहेंगे वो ये है कि हमारे समाज या हमारे ये जो अभी जो माहौल है, एक बहुत खतरनाक माहौल है। आज से 15 साल 20 साल पहले समाज में ऐसा माहौल नहीं था। एक नफरत का जो माहौल हमारे समाज में आज पैदा हुआ है, एक नफरत का माहौल जो पैदा किया गया है हमारे समाज में, ये नफरत का माहौल मजदूरों ने पैदा नहीं किया। ये नफरत का माहौल हमारे देश के मालिकों ने और हमारे देश के मालिकों के जो प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने ये माहौल को पैदा किया देश के अंदर, समाज के अंदर। अरे जब निर्माण के काम करते हो, मकान बनाने का काम करते हो, जुड़ाई का काम करते हो, ढलाई के काम करते हो, मिक्सिंग के काम करते हो, एक हिंदू मजदूर भी उसके साथ एक मुस्लिम मजदूर, दोनों मजदूर मिल के काम करते हो। वहां पे आप नहीं देखते हो कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है कौन आदिवासी है कौन दलित है। तो आप मजदूर होकर वहां पे काम करते हो, और आपकी जो मजदूरी है, जो मालिक है, वो भी मजदूरी आपको हिंदू मालिक हिंदू मजदूर को ज्यादा तक मजदूरी नहीं देता है। हिंदू मालिक मुसलमान मजदूर को कम तनख्वाह नहीं देता है। वहां पे सभी मजदूर को बराबरी का तनख्वाह देता है, वेतन मजदूरी देता है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू मजदूर है उससे 6 घंटा काम लेता है और मुस्लिम मजदूर से 12 घंटा काम लेता है, या जो दलित मजदूर है उससे 16 घंटा काम लेता है और जो सवर्ण मजदूर है उससे 6 घंटा काम लेता है। वहां पे मालिक के नजर में आप सब जब लूटना है तो मालिक हिंदू मजदूर को भी लूटेगा, मुस्लिम मजदूर को भी लूटेगा, आदिवासी मजदूर को भी लूटेगा, दलित मजदूर को भी लूटेगा। लेकिन ये जो हमारे समाज में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई के नाम पे ये जो विभाजन करने की जो राजनीति चली है पिछले 10-15 साल से, ये हमारे मजदूरों के लिए सबसे बड़ा घातक है। अगर इस प्रचार में मजदूर अगर आ जाता है, मजदूर अगर बोलता है कि हमारे देश के दुश्मन मुस्लिम है, या हमारे देश के दुश्मन आदिवासी है, हमारे देश के दुश्मन दलित है, तो इसका मतलब है कि हम दलित मजदूरों को, हम आदिवासी मजदूरों को, हम मुस्लिम मजदूरों को सबको अलग अलग कर रहे हैं। और आप अगर सबको अलग अलग कर दोगे तो आपकी लड़ने की जो ताकत है,
आपको संगठित होने की जो ताकत है वो ताकत आपकी कमजोर हो जाएगी, और आपकी ताकतों का कमजोर होने का मतलब है आपको लूटने वाला जो मालिक है वो मजबूत होगा। वो मजबूत होने का मतलब है आप और ज्यादा लुटाने के लिए विवश हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो साजिश हमारे समाज के अंदर चलाया जा रहा है, सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है। अब सिर्फ और इसके पीछे सिर्फ सरकार है, ये सरकार तो है ही है। सरकार के साथ साथ जो मीडिया है, टीवी चैनल है, मुख्य धारा के टीवी चैनल है, उसमें मजदूर के बारे में कभी बहस आप नहीं सुनोगे। मजदूर के पीड़ा के बारे में कभी बहस नहीं होगा। मजदूर क्या खा रहा है, उसका जिंदगी कैसा चल रहा है इस महंगाई के सवाल पे, उसकी न्यूनतम वेतन कितना हो रहा है, वो कितना घंटा काम कर रहा है, किसी भी टीवी चैनल में 10 मिनट के लिए मजदूरों के बारे में बातचीत आप कहीं पे भी नहीं सुनोगे। लेकिन आप टीवी चैनल खोलोगे तो मोदी के गुणगान सुनोगे, हिंदू मुस्लिम के बातें सुनोगे, सब बातें सुनोगे, लेकिन गरीब मजदूर के, आदिवासी के, दलित उत्पीड़न के, महिला उत्पीड़न की कोई बातें टीवी के चैनलों में आपको सुनाई नहीं देगा। और ये टीवी चैनल जो प्रचार कर रहा है वो प्रचार हमारे और आपके जहन में ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है। तो इसीलिए हम यूनियन के तरफ से, रेजा कुली एकता यूनियन के तरफ से हम निर्माण मजदूरों से यही अपील करेंगे कि आप लोग विभाजन की राजनीति को परास्त कीजिए। देश के अंदर ये गंदा माहौल पैदा किया गया है, एक नफरत का वातावरण पैदा किया गया है। इस वातावरण से ऊपर उठिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन संगठित होइए और संगठित होकर आंदोलन कीजिए। आंदोलन ही आपको अपने अधिकार दे सकता है, आपके जीवन को बेहतर कर सकते। बिना आंदोलन के आप अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते। और आज जो लंबे समय के संघर्ष के बाद जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस अधिकारों को अगर बचाना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर आपको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में हम मजदूरों का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मशीनों का अभी उपयोग हो रहा है, रोबोटों का उपयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल जो आपके इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है, उस उपयोग में हम मजदूरों की जो संख्या है वो संख्या निरंतर घटते जाएगा और हमारे जीवन के सामने एक बहुत बड़ा संकट आने वाले दिनों में आने वाला है। तो इसीलिए हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा, यही गुजारिश रहेगा कि 20 मई को जो पूरे देश के पैमाने पे संघ संहिता के खिलाफ मजदूर हड़ताल में जा रहे हैं, आप लोग भी एकजुट होकर इस हड़ताल को कामयाब बनाइए ताकि आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सके। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को इसकी जानकारी हो, और इसी उद्देश्य से हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। हम ये आपसे निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को इसके बारे में पता लगे, मजदूर जागरूक हो, और जागरूक होने के बाद मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। तो आपसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो में अगर कोई कमेंट्स भी आप लोग लिखना चाहे तो कमेंट्स भी लिखिए। हम कोई सुझाव अगर आप देना चाहो सुझाव भी दीजिए, और हमारी कोई कमियां अगर है तो उस कमियां के बारे में भी आप बोलिए, लिखिए कमेंट्स में, ताकि हम भविष्य में अपने को सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।